नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मी उफान पर है। हर राजनीतिक दल तमाम दांव पैंतरे आजमाने में जुटा हुआ है। इन सब के बीच बीजेपी ने इस उपचुनाव को नाक और साख का सवाल बना लिया। एक और बीजेपी के दिल्ली में बैठे नेता जहां विकास का नारा बुलंद कर रहे हैं, वहीं लोकल लीडरशिप इस चुनाव को हिंदू बना मुस्लिम रंग देने में जुटा नजर आ रहा है। खास तौर पर जब से फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को इस उपचुनाव की कमान हाईकमांड ने सौंपी, तब से भड़काऊ भाषण के जरिए वोटों के ध्रुवीकरण का यह खेल और तेज हो गया। हद तो तब हो गई जब कल योगी आदित्यनाथ ने बिना प्रशासन की इजाजत के लखनऊ में रैली की। हालांकि अब उनके खिलाफ इस मामले में चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। इस रैली में योगी समर्थकों ने योगी आदित्यनाथ को एटम बम तक बताना शुरू कर दिया। अब सवाल समाजवादी पार्टी की मंशा को लेकर भी है। आखिर क्या वजह है कि यूपी उपचुनाव से फौरन पहले अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई? ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल यही कि यूपी में बीजेपी समर्थक योगी को क्यों कह रहे हैं एटम बम? क्या सांप्रदायिकता के हथियार से ही बीजेपी को चुनाव में मिलेगी जीत? और क्या यूपी को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं अमित शाह और मुलायम सिंह यादव? तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कानून व्यवस्था की धज्जियां सत्ताधारी दल के मंत्री, सांसद और विधायक स्वयं उड़ा रहे हो, समझ लीजिए वो उत्तर प्रदेश है। भ्रष्ट सरकारों को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना ही होगा। कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर एक वर्ग विशेष को खुश करना चाहती है। आखिर क्यों दंगे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में? दंगों के लिए हम लोग तो नहीं जिम्मेदार हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ आग उगल रहे हैं। समर्थक योगी बाबा को एटम बम बता रहे हैं। यूपी की सियासत में बीजेपी की बम बम है, लेकिन बीजेपी के इस नए एटम बम से अखिलेश सरकार का दम फूल रहा है। समाजवादी डर रहे हैं कि अगर यूपी के उपचुनाव में एटम बम असर कर गया तो क्या होगा। योगी बाबा एटम बम के नारों ने अखिलेश सरकार की नींद उड़ा दी है। चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषण के आरोप में जिन सांसद योगी आदित्यनाथ के भाषण पर रोक लगाई थी, वही योगी एटम बम बनकर आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार केवल और केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर एक वर्ग विशेष को खुश करना चाहती है। कन्या विद्यादान केवल मुस्लिम कन्याओं को मिलेगा, हिंदू कन्याओं को नहीं। अगर लखनऊ के जिला प्रशासन में दम हो तो यहां से गिरफ्तार कर ले। अखिलेश मुलायम को योगी आदित्यनाथ की काट नहीं सूझ रही। डर उपचुनाव का सता रहा है कि अगर सांप्रदायिक आधार पर वोटों का बंटवारा हो गया तो समाजवादी पार्टी का सियासी भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। समाजवादी और कांग्रेस को योगी से सीधे टक्कर लेने पर ध्रुवीकरण का डर सता रहा है। वो तो कानून तोड़ेंगे, वो कानून तोड़ने के आदी हैं हमेशा से, आज से नहीं। उनके मंदिर से लेके, मठ से लेके, आसपास गोरखपुर से लेके पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमेशा वो कानून तोड़ते रहे और उन्होंने कल आके लखनऊ में भी कानून तोड़ दिया। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर उन्माद फैलाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मोर्चे पर उतारा तो मुलायम एंड कंपनी मुजफ्फरनगर कांड के ताबूत में कील ठोकने की कोशिश कर रही है। भड़काऊ बयान देने के मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर चार्जशीट दायर कर समाजवादी कुनबे ने एक नया दाव चला, लेकिन वो बैकफायर कर गया। कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेने से ही मना कर दिया। जो कोर्ट में 3:03 पे माननीय अमित शाह जी के खिलाफ पुलिस थाना नई मंडी की तरफ से जो चार्जशीट आरोप पत्र दाखिल किया गया था, उस पर कल कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया था, क्योंकि वो आरोप पत्र कानून में विधि के अनुसार आरोप पत्र में कोई धारा जिनके तहत आरोप आया था वो अमित शाह जी के खिलाफ आरोप नहीं बनते।
यूपी की सियासत में सांप्रदायिकता के कार्ड पहले भी खेले जाते रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का अचानक यूं सक्रिय हो जाना और अमित शाह की यूं घेरेबंदी से सवाल यही उठ रहे हैं, क्या मौजूदा उपचुनाव में सांप्रदायिक कार्ड के जरिए परचम फहराना चाहता है समाजवादी कुनबा और बीजेपी ब्रिगेड? तस्वीर को बदलने के लिए मानस श्रीवास्तव, न्यूज 24, लखनऊ। शासन और शासन के इस तानाशाही पूर्ण और लोकतांत्रिक कदमों का विरोध करने के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। तो बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर किस ओर जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति, और अगर उत्तर प्रदेश में यह तस्वीर नजर आ रही है तो क्या पूरे देश को अब सोचने की जरूरत नहीं है? तमाम पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, और योगी आदित्यनाथ ने कल जो रैली की थी बिना इजाजत के, साथ में वहां पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी थे। राजीव त्यागी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। और पहला सवाल लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आपसे ही है, ये राजनीति में कैसे कैसे प्रतीकों का आप लोग इस्तेमाल करने लगे हैं? योगी आदित्यनाथ को आप लोग एटम बम बताने लगे। हमें तो यही याद है कि एटम बम से विध्वंस होता है, और हिरोशिमा नागासाकी में तो अब तक विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी एटम बम का नारा नहीं लगाया। कौन थे वो? और ना हम उस नारे का कभी समर्थन करते। वो कौन थे? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी रैली आप लोगों की थी, नारे वहां कौन लगा रहे थे? क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता? कांग्रेस के लोग बाग थे, सपा के लोग बाग थे, वो बसपा के लोग बाग थे। लखनऊ के जिला प्रशासन, अच्छा प्रशासन के लोग नहीं, लखनऊ के जिला प्रशासन द्वारा, लखनऊ के जिला प्रशासन के द्वारा की गए अवैधानिक कार्य के विरोध में जनता का उपजा हुआ रोष तो हो सकता है, वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे। अच्छा, मतलब आप लोगों की जो रैली होती है उसमें भाजपा कार्यकर्ता नहीं पहुंचते हैं, कांग्रेस और सपा के लोग पहुंच के इस तरह के नारे लगा दे रहे हैं। कौन थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी? और ठीक है, चलिए मैं मानता हूं, आपकी बात पर यकीन करता हूं। आप अगर कह रहे हैं कि वो आपके लोग नहीं थे, तो आप लोगों को खंडन तो करना चाहिए कि भाई राजनीति में इस तरह के नारों की क्या जरूरत है? योगी आदित्यनाथ को एटम बम क्यों आप लोग बताने लग गए? अरे एक सेकंड, फर्स्ट उपलब्ध अपॉर्चुनिटी का उपयोग करके मैंने उससे खंडन किया नहीं किया, मैंने कब उसका समर्थन कर दिया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है अगर आप खंडन कर रहे हैं एक राष्ट्रीय चैनल पर। इस वक्त मेरे साथ गौरव भाटिया भी हैं। बात आने दीजिए, आता हूं सर, आपके पास दोबारा लौटूंगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमने नहीं किया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन गौरव भाटिया को अब चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। गौरव भाटिया जी, इस एटम बम से कोई डर तो नहीं लग रहा आप लोगों को? गौरव भाटिया जी सरकारी अधिवक्ता हैं, ये चर्चा में बात कही अखिलेश जी। एटम बॉम्ब जो है वो विध्वंसी करता है, और अगर किसी को एटम बॉम्ब बुला रहे हैं सरकार के तो ये सिर्फ महाधिवक्ता हैं, ये क्यों बैठते हैं? सुन लीजिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सुन तो लीजिए, आप गौरव भाटिया जी को कुछ कह रहे हैं, एटम बम का जवाब दे रहे हैं। मेरे ख्याल से व्याकुल है, पहले वो बोल ले अखिलेश जी। नहीं आप बोलिए गौरव जी, आपका व्याकुल है, चिंतित है। हाँ जी, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि सांप्रदायिकता मेन मुद्दा है भाजपा का, और इससे आज साफ प्रतीत होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज ऑर्डर दिया है जिसमें प्रमुख तौर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिप्रिमांड किया है योगी आदित्यनाथ को, और कहा है उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट किया है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले भी साक्षी महाराज हो जिन्होंने इस तरह के सांप्रदायिक बयान दिए, या संगीत सोम हो, ये साफ जाहिर है अब। लेकिन देखिए गौरव भाटिया जी, जो बातें आप कह रहे हैं उसमें एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि फिर प्रशासन कहां रहता है? उत्तर प्रदेश की पुलिस कहां रहती है? अगर इस तरह की चीजें होते रहती हैं, भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें स्थानीय सरकार की, प्रशासन की भूमिका होती है। मैं उस पर आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन चूंकि एटम बम को लेकर बहस हो रही है तो एक सवाल राजीव त्यागी जी आपसे भी है। आप लोगों के पास भी कोई बम है क्या? सुतली बम ही सही। मैं जवाब दे दूं अखिलेश जी, आपने प्रश्न आता हूं, गौरव भाटिया जी आऊंगा, लेकिन जरा राजीव जी से मैं पूछ लूं, कांग्रेस की भी बात हो जाए। बीजेपी के पास एटम बम है तो इनके पास भी कोई बम है क्या?
देखिए अखिलेश जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, हमें कोई हम बम को डिफ्यूज करना जानते हैं, इतना मैं आपको बता दूं। देश की जरूरत है। हम लोगों के पास वो मरहम है जिस मरहम से देश का विकास होता है। हम लोगों के पास वो मरहम है जिससे देश की एकता अखंडता कायम रहती है। हम लोगों के पास वो मरहम है जिस मरहम से हमारे नेता कुर्बानी देते हैं, सींचने का काम करते हैं। हम लोगों के पास वो मरहम है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग बात कभी जातीय विद्वेष की, धार्मिक विद्वेष की राजनीति नहीं करेंगे। हम लोग बात किसी को एटम बम नहीं बनाएंगे। हम लोग बात कभी नाग या नागिन नहीं बनेंगे कभी भी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए कि 2014 के चुनाव में ये लोग बात विकास के नारे पर बात करते थे, ये लोग बात पार्टी में डिफरेंस की बात करते थे, ये नेशन फर्स्ट की बात करते थे, आज ये एटम बम की बात करते हैं, लाउड स्पीकर की बात करते हैं। तो इनसे पूछिए कि देश की राजनीति को किस तरह लेना चाहते हैं। ये अतिवादी लोग बात लक्ष्मीकांत सीखिए आप। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जहां जहां पूरे विश्व में अतिवाद हुआ, कट्टरवाद हुआ, वो देश खत्म हो गए। चाहे वो मिडिल ईस्ट के देश हो, चाहे वो इराक हो, चाहे अन्य देश हो, सब देश खत्म हो गए। अगर आप अतिवाद की राजनीति करेंगे तो आप देश को भी इराक बनाने का काम करेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, एक मिनट। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, क्या आप लोगों ने यह मान लिया है कि सांप्रदायिकता के हथियार से ही बीजेपी को जीत मिलेगी उत्तर प्रदेश में? कभी नहीं होगी। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास पर जीते हैं। ये सुशासन आज चुनाव में हमने विकास की बात कही है। ये समाजवादी पार्टी विकास की बात इसलिए नहीं कर सकती कि विकास के बजट का 49% स्टेट सेक्टर से जारी किया था, जिला योजना में 14% जारी किया था। ये विकास की बात क्या करेंगे? गौरव भाटिया जी, आपको तो ये कह रहे हैं कि आप विकास की बात ही नहीं कर सकते। आता हूं विनोद अग्निहोत्री जी आपके पास, लेकिन गौरव भाटिया कुछ इस पर प्रतिक्रिया जाहिर करना चाह रहे हैं। गौरव, सहारनपुर दंगे का आरोपी मोहर्रम अली, ठीक है। गौरव भाटिया आपको जवाब देना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। लक्ष्मीकांत क्या कर रहा है अखिलेश जी, आपने प्रशासन क्या कर रहा है ये प्रश्न किया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो परमिशन कैंसिल करी, ये प्रशासन नहीं करी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को खतरा था योगी आदित्यनाथ। लेकिन रैली तो फिर भी हो गई सर भाषण से। गौरव भाटिया जी, इसके बावजूद रैली तो हो गई ना। योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित तो कर ही लिया। किस तरह की एंकरिंग है? नहीं, आपने प्रश्न किया, मेरा उत्तर पूरा सुनिए। समाजवादी आप पूरा उत्तर सुनिए। एक मिनट, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी पूरा उत्तर सुनेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मैं आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया को अपनी बात पूरी करने दीजिए। गौरव जी, पहले परमिशन उनकी कैंसिल की गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तुरंत रिपोर्ट भेजी गई और आज एफआईआर करी गई प्रशासन द्वारा, और मुरादाबाद में भी कड़ी कार्रवाई की गई। तभी भाजपा मुजफ्फरनगर जैसे दंगे मुरादाबाद में नहीं कर पाई। हर जगह कड़ी कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। जहां तक विकास की बात करी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि पिछले 2.5 साल में सबसे ज्यादा जॉब अगर कहीं क्रिएट हुए तो वो उत्तर प्रदेश में हुए। ये केंद्र सरकार कहती है उनकी, उनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं उनका दर्द समझ सकता हूं कि उनकी जो भाजपा की सीटें थी अब जाने वाली हैं, तो इस तरह का दर्द जो है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है विनोद अग्निहोत्री जी? एक मिनट, मैं जरा नेताओं से आगे बढ़ता हूं, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़ता हूं। मेरे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट यहां पर मौजूद है, विनोद अग्निहोत्री जी हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, क्या नफरत की राजनीति की प्रयोगशाला बन गई उत्तर प्रदेश? और अगर ऐसा है तो क्या इसके लिए समाजवादी पार्टी दोषी नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त वातावरण है, एक व्हाट्सएप पे एक चुटकुला चल रहा था कि इराक, लीबिया और सीरिया का मजा लीजिए उत्तर प्रदेश में, अपने देश में कुछ दिन तो गुजारिए उत्तर प्रदेश में। मतलब इतना ये दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण इसमें उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे तब से मित्र हैं जब भी विधायक नहीं थे। पहली बार विधायक हमारे सामने बने थे 89 में, और मैं मेरठ में उस समय था। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में शांति और सद्भाव बनाने की सबसे पहली जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी की, जिसकी वहां राज्य सरकार है, और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, जिनकी केंद्र में सरकार है। लेकिन एमपी केंद्र में सरकार है, जिम्मेदारी दोनों की है। और उत्तर प्रदेश अगर बिगड़ेगा तो देश बिगड़ेगा, ये बात समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश बनेगा तो देश बनेगा। लेकिन समस्या ये है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पहली बार कब बनी थी, याद कीजिए, 1991 में वाजपेयी जी को याद होगा। और तब कब बनी थी? जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या को लेकर के, राम मंदिर आंदोलन को लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक उन्माद में जल रहा था। ठीक है। उस वक्त 221 सीटें आई थी, और उसके बाद से जैसे जैसे वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कमजोर हुआ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होती चली गई। 1993 में 174 रह गई, 175 रह गई, उसके बाद लगातार कम होती गई। और पहली बार
2014 के चुनाव में जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, उस दंगे के बाद जो ध्रुवीकरण हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में, तो आज 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को मिली। तो ये माहौल गर्म रखना, और मैं दूसरी बात भी कर रहा हूं, और समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर ध्रुवीकरण की राजनीति रही तो चूंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी है, तो निश्चित रूप से लेकिन समाजवादी पार्टी को तो सर इतना बड़ा नुकसान हो गया लोकसभा चुनाव में, फिर भी समझने को तैयार नहीं है समाजवादी पार्टी। मिसकैलकुलेशन हुआ उनका, एक मिनट राजू जी, वो उनका मिसकैलकुलेशन उल्टा पड़ा उनको। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि समाजवादी पार्टी की सीटें तभी बढ़ी हैं जब प्रदेश में ध्रुवीकरण कमजोर हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को, उनके नेतृत्व को लगा कि शायद चुनाव को भाजपा बनाम सपा करके हम सफलता हासिल कर लेंगे, कांग्रेस और बसपा कमजोर हो जाएगी। गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं आपके सवालों पर। गौरव जी, विनोद जी ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है, और मैं इतना कहूंगा कि समाजवादी पार्टी सांप्रदायिकता की राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहती, और सरकार की ये पहली जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए कड़े कदम उठाए गए और कार्रवाई तुरंत की गई है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो सांसद कानून बनाते हैं, आज वही कानून को हाशिए पे रखे हुए कानून तोड़ रहे हैं, सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं और समाज को बांट रहे हैं। देखिए गौरव भाटिया जी, आपका प्रशासन इतना लाचार क्यों होता है महिलाओं? फिर वही सवाल है जो बार बार आपसे पूछा जाता है। गौरव भाटिया जी, सरकार का एक सवाल होता है, जो स्टेट मशीनरी है वो आपके पास है, आपकी सरकार इतनी लाचार क्यों है कि दंगे हो जा रहे हैं, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, नफरत की राजनीति हो रही है? पुलिस कहाँ है, प्रशासन कहाँ है? गौरव भाटिया जी की बात और हिंदू कन्याओं की, एक मिनट आता हूँ, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आपके पास। गौरव भाई जी का दर्द बढ़ रहा है, उनसे बात कर लीजिए, बीच बीच में आके टोक रहे हैं। कोई मेरे समझ में इस तरह की गौरव जी शोभा नहीं देती। आप पहले लक्ष्मीकांत जी को बोल लेने दीजिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, क्या आपको यही लग रहा है कि हिट होने का सिर्फ यही और मिला है? नहीं, इस तरह की राजनीति क्यों हो रही है? दो तरह की भाषा क्यों? दिल्ली में बैठे आपके नेता विकास की बात करते हैं, स्थानीय जो लोकल लीडर्स हैं वो तमाम मुस्लिम को किस तरीके से दंगों को जोड़ा जाए या और भी तमाम जो परिभाषाएं वो करते रहते हैं बैठकर। क्यों इस तरह के बयान, विवादास्पद बयान दिए जाते हैं? भड़काऊ भाषण का आखिर मतलब क्या है? मैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा स्पष्ट करना चाहता हूं जी कि ये केवल सरकारी खजाने से मुस्लिम कन्याओं के लिए पैसा दें तो ये धर्मनिरपेक्ष, सरकारी खजाने से 300 करोड़ रुपया कब्रिस्तान के सौंदर्यकरण के लिए तो ये धर्मनिरपेक्ष, और अगर हम ये कहें कि सभी कन्याओं को दो और शमशान की मरम्मत करो तो हम सांप्रदायिक। नहीं, ये बात अगर आप कहेंगे और तार्किक तरीके से समझाएंगे तो हो सकता है लोग समझे, लेकिन आपके नेता योगी आदित्यनाथ तो दंगों को परिभाषित कर लगते हैं मुस्लिमों से जोड़कर। अखिलेश जी समय दीजिए। हाँ राजीव जी, देखिए मैं दोनों ही पार्टियों के नेताओं से कहना चाहूंगा, एक तो कब्रिस्तान की बात कर रहा है, एक शमशान की बात कर रहा है, ना तो कोई रोजगार की बात कर रहा है, ना विकास की बात कर रहा है, लोगों के मरने की बात कर रहे हैं कि मरने के बाद हम आपको जो है ना और कुछ दे पाए ना दे पाए, लेकिन शमशान बढ़िया देंगे, कब्रिस्तान बढ़िया देंगे। तो ये दोनों पार्टियों को जो पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहूंगा, जो पार्टी कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी थी, जो पार्टी कभी दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी थी, वो पार्टी निश्चित रूप से तड़ीपार लोगों की पार्टी हो गई है। गुजरात से जिस तड़ीपार किया गया, आज रेफरी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है। तो लुम्पन एलिमेंट्स भारतीय जनता पार्टी में छाएंगे, जितने भी लुम्पन एलिमेंट्स हैं वो जोर मारेंगे और देश के ताने बाने को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आपसे कह दूं, हरेन पांड्या से लेकर हरेन पाठक तक, मुरली मनोहर से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक जितने ब्राह्मण नेता थे उसको जोर से लगाया गया। अब आपकी बारी है, आपकी बारी आने वाली है। एक मिनट गौरव भाटिया जी, आप उस कतार में मत खड़े होइए, एक मिनट आप उस कतार में मत खड़े होइए जिस कतार में एटम बम हो, जिस कतार में विध्वंसक प्रशक्तियां हो। आप तो संजीदा आदमी हैं, आप उस कतार में मत खड़े होइए। एक मिनट गौरव भाटिया जी, अमित शाह के खिलाफ अब जाकर चार्जशीट दायर करने की आप लोगों को सलाह है, आपको सलाह है, पर भी सवाल आपको सलाह है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी अपने आप को विध्वंसक मत बनाइए। चलिए मैं आप ही का जवाब ले लेता हूं, पहले गौरव भाटिया जी आपके पास आता हूं, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जवाब दे। मैं विध्वंसक हूं भी नहीं। गौरव भाटिया जी तो जिम्मेदार है समाजवादी पार्टी के लोग। अगर मुजफ्फरनगर दंगे को ठीक से कंट्रोल कर लेती समाजवादी पार्टी तो देश का ये हश्र ना होता और देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होने देश के हश्र की बात जब आप करते हैं तो सबसे ज्यादा वक्त तक आप ही लोग सरकार में रहे हैं, केंद्र में, तो हम लोगों ने ज्यादा वक्त तक कई दशकों तक आपने राज किया है। कंट्रोल करना आसान नहीं है अखिलेश आनंद जी। सन 47 से लेकर के आज तक देश में आरएसएस ने जिस तरह से ताना बाना बुना है, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने जिस तरह ताना बाना बुना
आपका दर्द अब झलक रहा है विनोद अग्निहोत्री कांग्रेस ने किया। ये तो अब दर्द इनका झलकने लगे। आप कह रहे हैं कि आरएसएस को कंट्रोल करना इतना आसान मुस्लिम कट्टरपंथियों की बात भी कर रहा हूं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। विनोद अग्निहोत्री जी देखिए सुनिए, अगर कट्टरपंथ होगा, आपकी बात समझ गया, जवाब दे देता हूं। आप इनसे पूछ लीजिएगा, मेरी बात का जवाब ये भी दे देंगे। अगर कट्टरवाद बढ़ेगा देश में तो देश को नुकसान है, देश की शांति को नुकसान है और देश के विकास को नुकसान है, देश में रोजगार। ये हर किसी को पता है, लेकिन इसके बावजूद ये चीजें होती हैं, क्यों होती है विनोद जी? भारतीय जनता पार्टी बताए। देखिए दरअसल ऐसा है कि उत्तर प्रदेश जो है, मैं फिर उत्तर प्रदेश पे आता हूं, मैं देश की बात, क्योंकि देश पर बहस नहीं हो रही, उत्तर प्रदेश पे हो रही है। और उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2017 तक जो वातावरण मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उत्तर प्रदेश में बना लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से और गाजीपुर तक, गोरखपुर तक मिला, तो निश्चित रूप से वो वातावरण बना रहे। योगी आदित्यनाथ और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी दो चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के। वाजपेयी जी उस परंपरा के हैं जो परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी की थी, ये भी वाजपेयी वो भी वाजपेयी जी थे, और ये एक संजीदा राजनेता है, मैं इनको बहुत जानता हूं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का एक चेहरा, योगी आदित्यनाथ का चेहरा गोरखपुर से लेकर के अब वो उत्तर प्रदेश की पूरी जमीन पर उनको उतारा गया है, वो एक आक्रामक हिंदुत्व का चेहरा है। तो दोनों चेहरे लेकर के, एक तरफ एक संजीदा, एक मैच्योर राजनीति का, लीडरशिप का चेहरा भारतीय जनता पार्टी। सवाल यह है कि जब आप योगी आदित्यनाथ जी, सवाल यह है कि जब योगी आदित्यनाथ को चुनाव की प्रचार की कमान आप सौंपते हैं तो इसका क्या मतलब है? बहुत सीधा सा मतलब है, आपका जो हिडन एजेंडा है वो सामने दिख रहा है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, सीधा सा मतलब यह है कि एक तरफ जब प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी जी लाल किले से कहते हैं कि ये झगड़े बंद करो और 10 साल के लिए मॉरेटोरियम करो, यानी 10 साल के लिए तो भूल जाओ और विकास की बात करो, और ऐसे में उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ को कमान सौंपी जाती है तो कहीं ना कहीं ये लगता है, हम लोग तो ये मान के चल रहे थे, एक पत्रकार के नाते मैं कह रहा हूं कि चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो निश्चित रूप से अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा लक्ष्मीकांत वाजपेयी होंगे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार उनको होना चाहिए। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ, अब ये कंपटीशन चलेगा कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार वाजपेयी बने या योगी आदित्यनाथ बने। ये एक बड़ी समस्या है। पिछले दिनों में शायद लगा कि ये जो राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है वोटों का संप्रदाय के आधार पर, इसका फायदा मिल सकता है, हालांकि इसका नुकसान आप लोगों को हो गया, तमाम जो दंगे हुए। और मैं सवाल आपसे अब ये पूछ रहा हूं कि अमित शाह के खिलाफ आप जाकर चार्जशीट दायर करने का क्या मतलब था? बिल्कुल विधानसभा उपचुनाव से पहले, इसके पहले भी तो ये काम आप लोग कर सकते थे। अखिलेश जी, सबसे पहले सांप्रदायिकता की राजनीति कभी भी समाजवादी पार्टी ने नहीं करी है और सरकार हमेशा ये चाहती है कि सौहार्द बना रहे, लेकिन भाजपा के नेता ये नहीं चाहते, तभी भड़काऊ भाषण देते हैं, दंगे कराते हैं। आपने सवाल किया चार्जशीट का, मैं आपको बता दूं ये चार्जशीट तैयार हो गई 30 जुलाई को और 1.25 महीने है पहले ये चार्जशीट तैयार हो चुकी थी। ये ऐसा नहीं है कि चुनाव को देख के किया गया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जो फाइल करता है, वो अगली डेट लगी उस वक्त हमने फाइल कर दी, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात, राजीव जी को मैं ये बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा विकास की बात क्यों नहीं करती समाजवादी पार्टी। मैंने शुरुआत करी थी कि जॉब क्रिएशन सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, ये केंद्र सरकार कहती है। जॉब क्रिएशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को लाना, ये विकास ही होता है राजीव जी। ये मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा राजीव जी, आपसे एक प्रश्न, आपसे एक प्रश्न विनोद अग्निहोत्री से मेरा प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा भाटिया जी आपसे ये है कि आप जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। आपकी चार्जशीट अगर 1 महीने पहले 2 महीने पहले तैयार थी तो जिन ऑफिसर्स ने चार्जशीट ठीक से तैयार नहीं की, क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी सरकार? इसका मतलब सरकार सो रही थी और वो गलत चार्जशीट तैयार कर रहे थे। नंबर जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल बाद में पूछिएगा, आप सवाल बहुत पूछ रहे हैं, सवाल मैं भी पूछ लूंगा, 1 मिनट। नहीं विनोद जी प्रश्न है मेरा। ठीक है मैं पूछ लूंगा, जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया जी जो कह रहे हैं यहाँ पर राजीव त्यागी, उसका जवाब दीजिए। हाँ, विनोद जी ने जो बात कही, आज चार्जशीट फाइल हुई थी और उसको कोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ टेक्निकल कमियां हैं, ये दूर की जाएं। और आपने सही बात पूछी है, अगर कोई कमी ऐसी है जो नहीं वहां होनी चाहिए थी और किसी की गलती से हुई है तो इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन मेरिट पे ये चार्जशीट रिजेक्ट नहीं कही गई है विनोद जी। ये टेक्निकल चीजों पे कहा गया है मैंने पूछा था करके लाइए और तब फाइल करिए। आप जवाब दीजिए। कांग्रेस बहुत जरूरी है, इन्होंने ऐसी बात कही है जिसके लिए मुझे सवाल पूछना जरूरी है। अच्छा पूछिए, छोटे में सवाल पूछिए। आपने कहा कि मोदी जी ने कहा कि विकास की राजनीति 10 साल होनी चाहिए,
तो क्या मोदी जी का दायित्व नहीं बनता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग समाज को तोड़ने का काम करें, उनको बाहर का रास्ता दिखाएं? और आपका क्या दायित्व बनता है राजीव त्यागी जी? आप तो एक राजनीतिक दल के मुखिया हैं। आप क्यों इतने कमजोर हो गए कि आपकी आवाज सुनी नहीं जा रही है? सड़क पर संघर्ष कीजिए, बातें लेकर जाइए। आप सवाल खड़े करने की बजाय लड़ाई लड़िए ना। राजीव दल है अखिलेश जी, और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बाग सबक सिखाने का काम करेंगे। कहाँ सबक सिखा पा रहे हैं? कहाँ ये जो 11 सीटों पे उपचुनाव उसमें कहाँ है? बताइए जी। महंगाई के मामले में भारतीय जनता पार्टी फेल है, काला धन लाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी फेल है, ठीक है, पाकिस्तान के मामले में भारतीय जनता पार्टी फेल है। उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके पास था, आपने क्यों नहीं उस पर लागू किया? मैं उसका जवाब मैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से लूंगा। विनोद अग्निहोत्री जी छोटे में कमेंट कीजिए। छोटे में कांग्रेस के इसलिए हमारे गांव देहात में कहावत है कि लदवा का बियाह पर लदवा दौरो दौरो घूमे। मतलब ये है कि शादी किसी के खुश कोई हो। बिहार में लालू और नीतीश सफल हो गए तो कांग्रेस खुश। उत्तर प्रदेश में अगर 11 विधानसभा चुनाव में कुछ समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो कांग्रेस कहेगी सेकुलरिज्म की जीत है। बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस नेतृत्व की है देशव्यापी स्तर पर कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहती है तो वो बड़ी पार्टी है, लेकिन वो हर जगह उस मुकाबले में पीछे हटती जा रही है या कमजोर होती जा रही है। उसको लोकसभा चुनाव के सामने है। ठीक है त्यागी जी, और जहां तक जवाब नहीं दिया, मोदी जी ने जवाब दिया। मोदी जी ने को आपने सर्टिफिकेट दिया कि विकास की राजनीति करना चाहते हैं। मोदी जी ने देश लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने एक अपील की है। मोदी जी आज भारतीय जनता पार्टी के नहीं, कांग्रेस के नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अपील की है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री की अपील का संज्ञान ले और उस पर ध्यान दे। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, एक देखिए बुनियादी सवाल है और बड़ा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री जो नसीहत दे रहे हैं वो भी मानने को आप लोग राजी नहीं हैं? 100% हम उसका पालन करेंगे। तो कहां कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री मुख सहमति है मोदी जी की इस मामले में। सुन लीजिए भाई, इतने अधीर मत होइए अखिलेश जी। नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी यदि भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करेगी सरकार और उनके साथ जाति करेगी, अच्छा, या जनता के साथ जाति करेगी तो उसका विरोध करने को मोदी जी ने नहीं रोका है। अच्छा, चलिए आप अब दूसरी दिशा में इस बहस को ले जा रहे हैं, लेकिन मैं माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं। वक्त बिल्कुल नहीं है सर मेरे पास। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बड़ा सवाल ये जरूर है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर इस तरीके से हम नफरत की दीवार खड़ी करेंगे तो देश का फिर क्या होगा?